हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी सीडीआई सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और रीजनल ग्रुपिंग को जिसका नाम है शार्क। शार्क स्टैंड फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और उसके अंदर आती हैं 8 कंट्रीज जो यहाँ पे मेंशन है। नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 कंट्रीज को मिलके ये ग्रुपिंग बनता है जिसका नाम है शार्क, राइट। उसके बाद शार्क को हमने देख लिया क्या बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अभी इसका रीसेंट कॉन्टेस्ट क्या है, क्यों हम इस ग्रुपिंग को कवर अप कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी है, इस पे चिंतन करने के लिए कहा है। पहले तो उन्होंने चिंता व्यक्त करी, फिर उन्होंने कहा कि इस पे चिंतन किया जाए कि इस ग्रुप को फिर से रिवैम्ड करो, इसको उठाओ जो ये डोल्ड्रम पोजीशन में चला गया बिल्कुल कि इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है पिछले 8, 9, 10 सालों से, इसको फिर से रिवैम्ड करो। बिकॉज क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है इसका कोई अल्टरनेटिव अभी रीजन में मिल नहीं रहा है, क्योंकि बीमस्टेक काम कर रहा है लेकिन वो काम कर रहा है बे ऑफ बंगाल रीजन पे। ये सारी बातें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है उन्होंने कही। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं शार्क को। शार्क स्टैंड फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहां से होती है? इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, पहले तो हम साइन करते हैं शार्क चार्टर, और वो कहां पे होता है? ढाका, बांग्लादेश में, और उसकी डेट क्या है? 1985। इसका सेक्रेटरीट कहां पे है हमारा? काठमांडू, नेपाल के अंदर। 8 मेंबर्स की ये ग्रुपिंग है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है कि वेलफेयर प्रमोट किया जाए साउथ एशिया रीजन में। कौन का? लोगों का। एक्सेलरेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक चीज और ये बात करता है, कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस, मतलब हम खुद मजबूत बने उठ के। इस 8 कंट्री का उद्देश्य 1985 में रख दिया गया था। बट अब ये धीरे धीरे हम देखेंगे कि डीरेल्ड कैसे होता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ये ग्रुप भी बात करता है। इस ग्रुप की रेलिवेंसी क्या है रीजन के अंदर? रेलिवेंसी को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि प्रतिनिधि जो उठ के आते हैं 8 कंट्रीज के, वो क्या करते हैं मिलके उनका जो उद्देश्य है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंटायर साउथ एशिया रीजन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकंड, अभी तक इस ग्रुप का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। बे ऑफ बंगाल जो हमने किया था बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल मिनिस्ट्रियल, सेक्टोरल एंड टेक्निकल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग अभी इसका अल्टरनेट नहीं माना जा रहा है। तो इसका अभी कोई हमें अदर कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। थर्ड, ये बूस्टअप करता है इंडिया की नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है, मतलब जो पड़ोसी मुल्क है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है अपने जो नेबरिंग कंट्री की? फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। ये जो प्राथमिकता है, जो हम पहल करेंगे किसी भी चीज में कोऑपरेट करने में, कोई भी असिस्टेंस में, उसमें हम क्या करेंगे? अपने नेबर को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आगे रखेंगे। तो वही इंडिया की क्या पॉलिसी है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब हम इकोनॉमिक लेवल पे ट्रेड करेंगे, गुड्स, सर्विसेज, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी कुछ बातें इस ग्रुप में कही गई है। और अगर हम इस ग्रुप की सक्सेस देखें तो सक्सेस साफ्टा और साफ्टा स्टैंड फॉर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या बात की गई थी कि 2016 तक जिन गुड्स में भी हम ट्रेड कर रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 0। उसके बाद साफ्टा क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा तो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और साफ्टा क्या है? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर भी ट्रेड में प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये जो एग्रीमेंट है ये भी 1995 के अंदर भी इसकी एग्जिस्टेंस में आ चुका है। थर्ड, शार्क यूनिवर्सिटी की भी बात की गई है, उसकी डेवलपमेंट या आप कह सकते हो उसकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हो चुकी है। शार्क का एग्रीमेंट सर्विसेज को लेके भी हो चुका है। उसके बाद शार्क का जो एक फूड बैंक भी हो गया कि इनकेस एनी, आप ये कह सकते हो कि इमरजेंसी या नेचुरल क्लाइमेटी या कुछ भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, उसमें अगर किसी कंट्री को नीड पड़ती है तो उसके लिए भी हमने शार्क फूड बैंक बनाया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ शार्क। बट ये जो पिछले 8-9 साल, आप ये कह सकते हो कि 10 साल का पीरियड आप लेके चलें, तो इसमें इसकी जो इंपॉर्टेंस है या आप कह सकते हो इसका महत्व घटता क्यों जा रहा है, वो डिक्रीजिंग लेवल पे क्यों है? उसके अपने ही कुछ कारण है। अगर कारण को हम गौर करें तो पहला कारण क्या है? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इन 2 कंट्रीज के रिश्ते कुछ ठीक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि
अब उसके कारण हम देखते हैं। पहला कारण क्या है? टेररिज्म एस्पेक्ट, की आतंकवाद को लेके ये दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हैं, मतलब इनका विजन अलाइन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कारण है। सेकंड, नॉन कॉपरेशन, दोनों कंट्री कॉपरेट नहीं कर पा रही है। म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब आम सहमति, आप ये कह सकते हो आपसी मदद नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो कि साउथ एशिया सैटेलाइट जो इंडिया ने 5 मई 2017 को लॉन्च कर दी, तो उसमें पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है, पाकिस्तान की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। तो वो कंट्रीज फैसिलिटीज और कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है जो शार्क के मेंबर है, एक्सेप्ट इंडिया और प्लस 6 कंट्रीज को, क्योंकि पाकिस्तान इस ग्रुप से आउट है। और कुछ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स है, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे इस कंट्री के साथ रिश्ते हैं, ये इंटर्न कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं शार्क पूरी ग्रुपिंग को। मीटिंग्स में एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं हम, कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट्स, हाई स्टेटमेंट्स रखते हैं, रिजिड स्टेटमेंट्स रखते हैं। दोनों की कंट्रीज काउंटर एक फॉर्मेट में आ जाती हैं, तभी कभी ना कभी फिर ये एक चीज ऐसे डेवलप हो जाती है कि हम उसको फिर अलाइन नहीं कर पाते हैं इस ग्रुपिंग के अंदर। और प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस मतलब आम सहमति, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, उसमें क्या है कि अगर एक कंट्री भी किसी चीज के लिए नाराजगी व्यक्त करता है, नामंजूरी देता है या एब्सेंट शो करता है, तो उस ग्रुप की अपने आप में रेलेवेंसी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अगर सपोज कोई कंट्री बोल दे कि हमने तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, हमने उस मीटिंग में जाना ही नहीं था, तो वो मीटिंग होगी ही नहीं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक अपने स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करके क्या बोलता है कि जो साउथ एशिया रीजन है ना, वो सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, मतलब जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है इस रीजन में सबसे कम देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे अपने ही इसके जो इंटरनल आप ये कह सकते हो डिस्प्यूट है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी पाई गई है कि राजनीतिक लेवल पे जो एक इच्छा है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोपॉलिटिक्स मतलब पानी, वाटर डिस्प्यूट भी आप बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो आप? वाटर डिस्प्यूट, लाइक बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ भी इवन जो हमारे ये हाइड्रोपॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रेन रहती है, बहुत ही डीप रहती है। सेकंड आप देख सकते हो कि फाइनेंस मोबिलाइजेशन, जो सबसे आप ये कह सकते हो कि ब्लड ऑफ एवरीथिंग, मतलब फाइनेंस तो जनरेशन करना ही पड़ेगा, उसको मोबिलाइज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अब इमर्जिंग थ्रेट्स हैं 21st सेंचुरी के, लाइक क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमें मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनानी है, रिडक्शन स्ट्रेटेजीज बनानी है, और उसके लिए हमें चाहिए क्या? फाइनेंस चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, साइबर सिक्योरिटीज के लिए चाहिए। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स मिलके अभी भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं कि इस ग्रुप को रिवाइव कैसे किया जाए। अगर हम फ्यूचरिस्टिक व्यू देखें, रोड अहेड देखें, वे फॉरवर्ड देखें कि हम इस चीज को कंक्लूड कैसे करें कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाये जाके और उसमें से एक पॉजिटिव नोट हम लेके चलें अपने आंसर के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर, अपने एनालिसिस के अंदर। तो वो क्या हो सकता है? वो ये है कि कंडक्ट करें, मीटिंग को फिर से रिवैम्प करें, कि बुलाएं, मीटिंग करें तो सही एक बार, चाहे वो वर्चुअली करे, चाहे वो फिजिकली करे, कैसे भी करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना है, रीस्ट्रक्चर करना है हमें शार्क का जो चार्टर 1985 में रख दिया गया है, उसको रीस्ट्रक्चर, रिवैम्प्ड करना होगा। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कंसेंस देखो कितना प्रॉब्लमेटिक है कि अगर एक कंट्री डिनाई करता है जाने से, तो मीटिंग की रेलिवेंसी, मीटिंग का आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसेंस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, इसलिए बात की गई है कि चार्टर को रिवैम्प करें और रोबस्ट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बनाए, मतलब वार्तालाप का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसको रोबस्ट किया, उसको और मजबूत बनाया जाए। जैसे हाई लेवल की डेलीगेट्स की जो मीटिंग, फॉरेन एम्बेसडर्स भी आ सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे हाई लेवल के डेलीगेट्स हैं, इनको मिलके अपने इस कम्युनिकेशन को और स्ट्रांग करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हो कि जो बाइलेटरल डिस्प्यूट्स हैं हमारे, मतलब दो कंट्रीज के बीच जो भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनको आप ये कह सकते हो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड जाना चाहिए। और वो कैसे जाएंगे? फॉर्मल मीटिंग्स कर सकते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर्मल मेडिएशन मतलब कोई थर्ड कंट्री आके बीच में एक मेडिएशन का रोल प्ले करे। तो अगर ये कुछ स्टेप, ये कुछ कदम उठाए जाएं, तो आने वाले वक्त में हम ये देख सकते हैं कि शार्क फिर से रिवाइव कर सकता है। बट उसके लिए ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शार्क, ब्रिक्स, बीमस्टेक, ये कुछ ग्रुपिंग्स ऐसी है जिनके हाई चांसेस हैं कि इस बार हमें एग्जाम में ये कहीं ना कहीं वन फॉर्म और द अदर हमें स्ट्राइक करे ही करे। सो दिस इज ऑल अबाउट शार्क। थैंक यू सो मच।